हेलो एवरीवन, अवर टुडेस टॉपिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जाइगोट से किस तरीके से 9 मंथ के पूरे पीरियड में एक बेबी डेवलप होता है। उस पूरे पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and the inner layer called endoderm. And a mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है जिसको हमने एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम नाम दिया है, ये आप चैप्टर 4 में स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद ही हमने देखा था कि जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, वो हम पहले देख चुके हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक सेल का ग्रुप होता है जिसको इनर सेल मास कहते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन शुरू होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होने लगता है, वो डिवीजन में चला जाता है, उससे ढेर सारे सेल्स बनते हैं और वो सेल्स फिर लेयर के अंदर अरेंज होने लगते हैं, ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। और उन लेयर्स को हमने 3 नाम दिए हैं। जो आउटर लेयर है उसको एक्टोडम कहेंगे, जो मिडल लेयर है उसको मिजोडम कहेंगे और जो अंदर का लेयर है इनर लेयर उसको एंडोडम कहेंगे। फिगर में आपको दिख रहा है कि एक्टोडम एक्सोस्केलेटल फॉर्म करता है, मिजोडम ऑर्गन्स फॉर्म करता है और एंडोडम इनर लाइनिंग जो होती है ऑर्गन्स की वो फॉर्म करता है। इसका मतलब है ये तीनों लेयर्स से ही पूरी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स वो सब फॉर्म हो गए। दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। मतलब यही 3 लेयर है जो बाद में ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे बेबी के अंदर। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स व्हिच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इनर सेल मास मतलब जो अंदर का सेल मास था, ट्रोफोब्लास्ट से चिपका हुआ, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भरा हुआ जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो में जब डेवलप होगा तो इससे ये 3 सेल लेयरिंग बने और इनके सेल्स को हम स्टेम सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब जिनके पास कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन के सेल में कन्वर्ट होने की पोटेंसी है। हम स्टडी कर रहे हैं कि स्टेम सेल्स को सिग्नलिंग दे के किस तरीके से कोई भी ऑर्गन हम लैब में प्रोड्यूस कैसे कर पाए। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो लिवर फेलियर और किडनी फेलियर और लंग्स ये सब के खराब होने के बाद हम ये ऑर्गन्स को इम्प्लांट कर पाएंगे, इनका ट्रांसप्लांटेशन कर पाएंगे पेशेंट्स के अंदर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अब देखते हैं ऑर्गन डेवलपमेंट। हमने देखा कि किस तरीके से इनर सेल मास ने 3 लेयर फॉर्म किए, एक्टो, एंडो एंड मिजोडम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में ये तीनों लेयर डिवाइड होना शुरू हो गए और फिर ऑर्गन्स फॉर्म करना शुरू करेंगे। ऑर्गन डेवलपमेंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से महीनों में डेवलप होंगे और कौन से ऑर्गन कब डेवलप होंगे। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ऑर्गन जो हार्ट है वो फॉर्म हो चुका होगा एम्ब्रियो का। और इसकी साइन क्या है? द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम बेबी के हार्ट बीट की साउंड को सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। 2nd मंथ के कंप्लीट होते ही एंड पीरियड पे फिटस लिम्स मतलब हाथ और पैर और डिजिट्स मतलब उंगलियां डेवलप करेगा। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमने 9 मंथ के पीरियड को 3+3+3 मतलब 3+3+3 ऐसे 3 स्टेज में डिवाइड किया है और 3 महीने के ग्रुप को हम ट्राइमेस्टर कहते हैं, 6 मंथ को हम सेमेस्टर कहते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में मतलब 12 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बेबी के अंदर क्या फॉर्म हो चुका होगा? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स जिसको सिस्टम्स कह सकते हैं वो सब फॉर्म हो चुके होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल द लिम्स मतलब हाथ पैर फॉर्म हो चुके होंगे एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। बेबी के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जैसे फीमेल में वजाइना एंड मेल के अंदर पेनिस फॉर्म हो चुका होगा। The first movements of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. 5वें महीने के कंप्लीट होते होते बेबी की मूवमेंट को फील किया जा सकता है और उसके हेड के ऊपर हेयर भी ग्रो हो चुके होंगे। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेटेड एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। ये 24 वीक्स के कंप्लीट होते होते बॉडी के ऊपर फाइन हेयर कवरिंग हो चुका होगा जो कि यूनिक फीचर है मेमल्स का।
आईलिड सेपरेट हो चुकी होगी और आई लैशेस भी फॉर्म्ड हो चुकी होगी। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द fetus इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। और 9 months के कंप्लीट होते होते फिटस अब कंप्लीटली डेवलप हो चुका होगा और अब वो रेडी होगा आउटर वर्ल्ड में डिलीवर होने के लिए। Parturition. What is parturition? The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. ह्यूमन बेबी के डेवलपमेंट का जो पूरा पीरियड है वो 9 मंथ का है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का होता है। 9 मंथ के टाइम के अंदर बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और बेबी इस 9 मंथ के पीरियड में मदर के वुम से नरिशमेंट लेता है और इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। Vigorous constriction of the uterus at the end of pregnancy causes delivery of the fetus. और जैसे ही 9 मंथ का डेवलपमेंट बेबी का फिनिश हो जाता है तो प्रेगनेंसी के एंड में बेबी की डिलीवरी होती है आउटर वर्ल्ड में। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द fetus इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बेबी की आउटर वर्ल्ड में डिलीवरी को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं, जिसको कॉमनली चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये समझते हैं कि पार्चुरेशन होता कैसे है, किस तरीके से मूवमेंट शुरू होती है बेबी के डिलीवरी की। तो पार्चुरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और वो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरोएंडोक्राइन इसलिए कहा है क्योंकि न्यूरल टिश्यूज के साथ साथ हार्मोनल ग्लैंड्स हार्मोन्स के जरिए ये पूरे मैकेनिज्म जो है उसको कंप्लीट करवाती है। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta. मतलब पार्चुरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी के जो सिग्नल है वो फुल्ली फिटस जो है डेवलप उससे निकलेंगे। मतलब बेबी ही है वो अपनी डिलीवरी के सिग्नल भेजता है बाहर की तरफ। प्लेसेंटा भी उसमें हेल्पफुल होती है और ये सिग्नल कहाँ पहुँचते हैं? यूटेरस के पास। तो मदर के यूटेरस के पास जब ये सिग्नल पहुँचेंगे तो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है उसके पीछे मायोमेट्रियम होगा, जो मस्कुलर लेयर है जिसमें स्मूथ मसल्स होंगे, उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि ये फिटस मतलब कि बेबी को आउटर वर्ल्ड में इजेक्ट करेगा, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जैसे ही इनिशिएट होगा ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब कि यूटेराइन की जो दीवारें है, जो वॉल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो तुरंत ही मैटरनल पिट्यूटरी जो है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन फॉर्म करना शुरू करेगी। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा फंक्शन करेगा और यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीटोसिन का काम है यूटेरस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस के मसल्स का। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन फॉर्म करेगी, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन फॉर्म होगा उतना और कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरीके से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और इसको विशियस साइकिल भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को कई लोग लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से यूटेरस की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो बेबी को पुश करती है वजाइना की तरफ। आपको खास याद रखना है, आगे आपने रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ा जो ओवरी से रिलीज होता है प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में। ये रिलैक्सिन सर्विक्स को रिलैक्स करेगा और ऑक्सीटोसिन यूटेराइन की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी को पुश मिलेगा। ये दोनों तरीके से बेबी आउटर वर्ल्ड में डिलीवर होगा। तो ये था पार्चुरेशन। हमने पार्चुरेशन के बारे में समझा कि किस तरीके से ऑक्सीटोसिन, प्लेसेंटा, फीटस ये सब रिलैक्सिन मिल के पार्चुरेशन प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। लैक्टेशन। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. जैसे ही प्रेगनेंसी रह जाती है, जाइगोट फर्टिलाइज हो जाता है, तो मदर की मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले आल्वियोलिस है उसके अंदर जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के एंड तक ये मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और ये मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देती है और इसी प्रोसीजर को लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। ये चीज़
जो है वो न्यू बोर्न को फीड करने के लिए काम में आती है। ये पूरी प्रोसीजर इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो न्यू बोर्न बेबी है उसको मदर फीड करवा सके। The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. शुरुआती दिन में जो मिल्क निकलता है मदर के ब्रेस्ट से या फिर मेमोरी ग्लैंड से, उनको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये येलोइश कलर का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। हम जानते हैं कि जो नया बेबी है वो आउटर वर्ल्ड में अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, वो एडप्टेड नहीं है, उसकी इम्यूनिटी उतनी खास नहीं है, उसको इन्फेक्शंस लग सकते हैं। तो ये जो कोलोस्ट्रम है, ये कोलोस्ट्रम में ढेर सारे एंटीबॉडीज हैं जो बेबी को रजिस्ट करेंगे डिजीज के सामने, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट मिल्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बेबी को ज़रूर पिलाना चाहिए। पुराने समय में इस तरीके की रिचुअल्स से या फिर ऐसा माना जाता था, इस तरीके की मान्यता थी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है कोलोस्ट्रम की वजह से स्लाइट, तो वो बेकार होता है, उसको नहीं पिलाना चाहिए। तो कई मदर्स बेबी को ये मिल्क फीड नहीं करवाती थी। आइडियली ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जो मिल्क फीडिंग होता है वो मदर और बेबी के बीच का रिलेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग करता है। तो फर्स्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर के लिए और बेबी दोनों के लिए। वो मदर और बेबी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करेगा और उसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज भी देगा बेबी को जो उसको रेजिस्ट करेगी डिजीज के सामने। Breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. Breast feeding ज़रूरी है बेबी की शुरुआती ग्रोथ के लिए, क्योंकि शुरुआत में बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, वो अभी आउटर वर्ल्ड में इतना एडप्ट नहीं है, तो उसको आप खाना नहीं खिला सकते, उसको आउटर फूड से फीड नहीं कर सकते। इसीलिए मदर का जो मेमोरी ग्लैंड है वही बेबी के लिए न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करता है मिल्क के ज़रिए और हमें उसी से बेबी को फीड करवाना है कुछ महीने तक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंटिंग पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आफ्टर दी डिलीवरी या फिर बेबी को बर्थ देने के बाद ये उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उन्हीं केयर का नतीजा है कि मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स फॉर्म हुई जो बेबी को एक्स्ट्रा केयर देती है। वो बेबी को तब तक न्यूट्रिशन देती है, नरिशमेंट देती है जब तक बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम आउटर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल ना हो जाए। और यहाँ के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन।